मेरा नाम डॉक्टर तरुण कुकरेजा है। मैं आर्टेमिस में एज ए स्पाइन सर्जन काम। नमस्कार, आप देख रहे हैं नव समाचार। मैं हूं धात्री तिवारी। गुरुग्राम के आर्टेमिस हॉस्पिटल में आज इंटरनेशनल स्कोलियोसिस अवेयरनेस डे 2023 मनाया गया। स्कोलियोसिस बेहद गंभीर बीमारी है। हॉस्पिटल ने दिए जरूरी टिप्स। स्कोलियोसिस अवेयरनेस डे 2023 जून का महीना स्कोलियोसिस अवेयरनेस मंथ है। इस महीने में रीढ़ की हड्डी से जुड़ी बीमारी स्कोलियोसिस के बारे में लोगों को जागरूक किया जाता है। यह एक बीमारी है जो दुनिया भर में सभी उम्र के लाखों लोगों को प्रभावित करती है। इस बीमारी में रीढ़ की हड्डी असामान्य रूप से एक तरफ झुक जाती है, जिससे कई तरह की समस्याएं होती हैं जो आगे चलकर और ज्यादा परेशान कर सकती हैं। जून महीने में स्कोलियोसिस रिसर्च सोसाइटी लोगों को इस समस्या और इसके इलाज को लेकर जागरूक करने का काम करती है, जिसमें गुड़गांव में स्थित आर्टेमिस हॉस्पिटल भी शामिल हुआ है। 24 जून को अंतर्राष्ट्रीय स्कोलियोसिस जागरूकता दिवस के मौके पर हॉस्पिटल में एक कार्यक्रम आयोजित किया गया, जिसमें विशेषज्ञ डॉक्टर ने हिस्सा लिया। इस आयोजन में डॉक्टर हितेश गर्ग, सर्वोच्च चिकित्सा अधिकारी, ऑर्थोपेडिक्स, स्कोलियोसिस और स्पाइन सर्जरी, डॉक्टर हिमांशु त्यागी, सीनियर कंसल्टेंट, ऑर्थोपेडिक्स और स्पाइन सर्जरी, डॉक्टर मोहित शर्मा, सीनियर कंसल्टेंट, ऑर्थोपेडिक्स और स्पाइन सर्जरी, डॉक्टर धीरज बठेजा, सीनियर कंसल्टेंट, ऑर्थोपेडिक्स और स्पाइन, और डॉक्टर तरुण कुकरेजा, असिस्टेंट डॉक्टर, ऑर्थोपेडिक्स और स्पाइन मौजूद थे और इस बीमारी को लेकर जरूरी बातें बताई। एक नजर प्रेस कॉन्फ्रेंस वार्ता पर देखें, लोगों को जागरूक करने के लिए डॉक्टरों ने क्या क्या टिप्स दी। इंटरनेशनल स्कोलियोसिस अवेयरनेस कैंपेन लॉन्च करने के लिए सब लोग आए हैं। हमारे बीच स्कोलियोसिस डिसीज, स्पाइनल, ये सब के बड़े बड़े एक्सपर्ट्स हैं जो इनिशियली आप लोगों को पहले इंट्रोडक्शन देंगे, फिर ब्रीफली एक्सप्लेन करेंगे डॉक्टर हितेश के साथ। तो सबसे पहले डॉक्टर मोहित अपना इंट्रोडक्शन दें, देन प्रोसीड करें। I'm a consultant in orthopedics and spine surgery. So we'll be discussing how safe we can make a scoliosis. Can you speak Hindi? हम इस बारे में डिस्कस करेंगे आज कि हम स्पाइन सर्जरी, स्कोलियोसिस सर्जरी को स्पेसिफिकली हम कैसे सेफ बनाते हैं। जब पेशेंट हमारे पास आते हैं स्कोलियोसिस के टेढ़ी कर्वेचर के साथ, हम उसको कैसे एग्जीक्यूट करते हैं, कैसे प्लान करते हैं और उस सर्जरी को हम कैसे सेफ बनाते हैं, हम इसके बारे में बहुत डिस्कशन करेंगे आज। स्कोलियोसिस जो बीमारी होती है, टेढ़ापन की बीमारी होती है, इसका प्रॉपर प्लानिंग एंड एग्जीक्यूशन इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। एंड उससे पहले इसकी स्क्रीनिंग, दैट इज अर्ली डिटेक्शन, हम जब उसको पहले ही पकड़ लेते हैं तो उसका मैनेजमेंट करना उतना ही हमारे लिए आसान हो जाता है। ज़्यादातर लोगों के मन में एक डर रहता है कि स्पाइन सर्जरी में रिस्क रहते हैं, पैरालिसिस के रिस्क रहते हैं, लेकिन मैं ये बताना चाहता हूँ कि स्कोलियोसिस जैसी सर्जरी भी हम काफ़ी सेफ बना देते हैं। उसका कारण है कि हम उसको एक प्रॉपर प्लानिंग, एग्जीक्यूशन, एक्सपर्ट एनेस्थीसिया टीम, एक्सपर्ट स्पाइन टीम एंड एक्सपर्ट पोस्ट ऑफ आईसीयू क्रिटिकल टीम, ये हमारे सारे तैयार होते हैं, इससे उस सर्जरी को बहुत सेफ बनाते हैं। इंट्राऑपरेटिवली हम सर्जरी कर रहे होते हैं प्लानिंग के बाद, उसको सेफ बनाने के लिए भी हमारे पास अब बहुत सारी टेक्नोलॉजीज अवेलेबल है, जैसे कि OARM, नेविगेशन, क्योंकि हमें पूरी एनाटॉमी, की एनाटॉमी को समझने में बहुत हेल्प करती है। स्क्रू प्लेसमेंट, इंजरीज, मिसप्लेसमेंट, सबको ही मिनिमम रिस्क कर देती है, मिनिमम इंजरीज, मिनिमम एरर्स कर देती है। एंड इसी प्रकार वीडियो मॉनिटरिंग, जब हम सर्जरी कर रहे हैं तो डर रहता है स्पाइनल नर्व डिजीज का, उसका भी इंसिडेंस बहुत ही कम हो जाता है, क्योंकि इंट्राऑपरेटिव सर्जरी के दौरान हर नर्व को साथ साथ मॉनिटर कर रहे हैं। इस कारण से स्कोलियोसिस सर्जरी बहुत ही सेफ हो जाती है। एंड पोस्ट ऑपरेटिव पीरियड हमारे पास एक्सपर्ट एनेस्थीसिया टीम रहती है, एक्सपर्ट क्रिटिकल केयर टीम रहती है, जो कि हमारे पेशेंट्स को पूरे पोस्ट ऑप पीरियड तक के हमेशा फॉलो करती है। उसके बाद का प्रोटोकॉल भी हमारे पास प्रॉपर फिजियोथेरेपी रिहैब प्रोटोकॉल रहता है, ताकि कि पेशेंट का जर्नी आफ्टर द हॉस्पिटल इज ऑल्सो वेरी स्मूथ। तो इस तरह से हम स्कोलियोसिस सर्जरी को बहुत ही सेफ एंड स्मूथ बना देते हैं पेशेंट के लिए। मैं डॉक्टर हिमांशु त्यागी हूँ, कंसल्टेंट स्पाइन सर्जरी एंड ऑर्थोपेडिक्स। जैसा कि डॉक्टर मोहित ने बताया कि हम सर्जरी को कैसे सेफ बनाते हैं,
मैं इस बारे में बात करना चाहता हूँ कि सर्जरी की ज़रूरत क्यों पड़ती है। स्कोलियोसिस में सबको सर्जरी की ज़रूरत नहीं है, लेकिन अगर हम कभी ये देखते हैं कि स्कोलियोसिस तेज़ी से बढ़ रहा है या पेशेंट की एज ऐसी है कि जिसमें अगर सर्जरी की ज़रूरत और पेशेंट नहीं कराता है तो ना कराने से क्या दिक्कतें होती हैं। तो इसमें अगर हम इन दिक्कतों की बात करें तो जैसे जैसे कर्व बढ़ता जाता है, एक तो बच्चे का या उस इंसान का पोस्चर टेढ़ा होता जाता है, जो अपने आप में कॉस्मेटिक कंसर्न भी रहता है, क्योंकि काफ़ी बच्चों में पोस्चर टेढ़े होने की वजह से उनको फिर सोशली एक्सेप्टेंस में दिक्कत आने लगती है। तो वो एक कारण रहता है अगर टाइमली स्कोलियोसिस को हम ठीक ना करें। या दूसरा, अगर स्कोलियोसिस बहुत बढ़ जाता है तो फिर फेफड़े दबने लगते हैं, जिससे बच्चे को सांस लेने में दिक्कत, दौड़ने में दिक्कत, सीढ़ी चढ़ने में दिक्कत, इस तरह की दिक्कतें होती हैं। या फिर अगर स्कोलियोसिस एक हद से ज़्यादा बढ़ जाए तो पेट के ऑर्गन्स दबने लगते हैं, जिससे कि बच्चे को खाने में दिक्कत होती है, बार बार उल्टी आना या इंडाइजेशन रहता है। इसी तरह से अगर कर्व एक लिमिट से ज़्यादा हो जाए तो अंदर जो स्पाइन की नसें जा रही होती हैं वो भी दबने लग जाती हैं। वो दबने की वजह से पैरों में कमजोरी आना या सुनपन होना, मोशन यूरिन में दिक्कतें होना, इस तरह की दिक्कतें होती हैं। तो अगर हम स्कोलियोसिस को इग्नोर करते हैं, छुपाने की कोशिश करते हैं कि हम ढीले कपड़े पहन लें और सर्जरी ना कराएं, तो वो कोई सही तरीका नहीं है। भले ही छोटा स्कोलियोसिस हो, अपने डॉक्टर से मिले, रेगुलर फॉलोअप में रहें। ज़रूरी नहीं कि सबको सर्जरी की ज़रूरत हो, ज़्यादातर केसेस तो एक्सरसाइजेस से ब्रेन ठीक हो जाते हैं, लेकिन छुपाएं नहीं, क्योंकि अगर ये दिक्कत एक हद से ज़्यादा बढ़ जाती है तो जो मैंने 4 कारण बताए, अगर वो शुरू हो जाते हैं तो फिर सर्जरी करना बहुत ज़रूरी भी हो जाता है और सर्जरी नॉर्मल से ज़्यादा कॉम्प्लिकेटेड भी होता है। तो टाइम रहते सर्जरी कराएं और ये 4 इंडिकेशंस सारे स्कोलियोसिस जुड़े बच्चों के पेरेंट्स को याद रहने चाहिए। मैं डॉक्टर हितेश गर्ग हूँ। मैं आर्टिमिस हॉस्पिटल में स्पाइन सर्जरी हेड करता हूँ। स्कोलियोसिस मेरा पैशन है। स्कोलियोसिस अवेयरनेस डे और स्कोलियोसिस अवेयरनेस मंथ क्यों मनाया जाता है, ये बड़ा ज़रूरी, हम सबके लिए जानना बहुत ज़रूरी है। हम आर्टिमिस हॉस्पिटल में पिछले 10 साल से ऑलमोस्ट हर साल ये स्कोलियोसिस अवेयरनेस मंथ मना रहे हैं और आप लोग आते हैं, इसके लिए मैं आपका शुक्रिया अदा भी करना चाहूँगा। आपको जानकर ताजुब होगा कि अमेरिका में पिछले कई सालों से ऑलमोस्ट 30-40 साल से स्कोलियोसिस स्क्रीनिंग प्रोग्राम चलते हैं। उसमें जो बच्चे स्कूल गोइंग चिल्ड्रन होते हैं, स्कूल में बच्चे होते हैं, उनको एवरी 6 मंथ जो स्कूल के टीचर हैं वो स्क्रीन करते हैं, उनको आगे झुकने को बोलते हैं। अगर उनको लगता है कि कुबड़ निकला हुआ है, कुबड़ का मतलब होता है कि जो हमारी पसलियाँ हैं वो एक तरफ ऊँची हो गई है, तो पीछे आप देखेंगे कि हमारे अगर हम किसी बच्चे को आगे झुकने को बोले तो पीछे से जब रिप्स देखते हैं तो दोनों बराबर दिखती है। अगर एक तरफ ऊंचा दिखता है, जिसको हम बोलते हैं रिप हम्प या कुबड़ हिंदी में बोला जाता है, तो इसका मतलब उस बच्चे को स्कोलियोसिस हो सकता है। उस बच्चे को इमीडिएटली स्पाइन स्पेशलिस्ट या ऑर्थोपेडिक सर्जन के पास भेजा जाता है। अब ऐसा क्यों किया जाता है? जैसे मेरे कोलीग डॉक्टर त्यागी और डॉक्टर मोहित ने बताया कि स्कोलियोसिस सर्जरी जितनी जल्दी की जाए उतनी ज़्यादा सेफ होती है, क्योंकि स्पाइन जब टेढ़ी हो जाती है तो उसमें स्क्रू डालना उतना मुश्किल होता जाता है। लेकिन हमारे पास बहुत एडवांस टेक्नोलॉजीज आ गई हैं, बट इवन देन जितना हम जल्दी उसको पकड़ लें, जब तक उसके फेफड़े इफेक्ट ना हो, जब तक आंतरिक इफेक्ट ना हो, तो सर्जरी बहुत ज़्यादा सेफ रहती है। और काफ़ी बच्चों को ऑलमोस्ट देखो 2 से अगर हम पॉपुलेशन की बात करें अमेरिकन डाटा के अकॉर्डिंग ऑलमोस्ट 2 to 3% ऑफ पॉपुलेशन को स्कोलियोसिस है, लेकिन सबको ज़रूरत नहीं पड़ती सर्जरी की, सिर्फ 0.1% से स्कोलियोसिस में 0.1% से कम लोगों को पड़ती है। अगर हम उसको जल्दी पकड़ लेते हैं तो हम उसको एक्सरसाइज और ब्रेसेस देके भी मैनेज कर सकते हैं। तो इसलिए ये अवेयरनेस मंथ ऑल ओवर द वर्ल्ड मनाया जाता है। इसके लिए स्पाइन जो स्कोलियोसिस सोसाइटीज ऑल ओवर द वर्ल्ड ये बहुत प्रमोट करती हैं अपना सोशल मीडिया पे, टीवी पे, ताकि जो पेरेंट्स हैं और जो टीचर्स हैं और जो डॉक्टर्स हैं, पीडियाट्रिशियंस हैं, वो जल्द से जल्द बच्चों के स्कोलियोसिस को पकड़ सकें, कुबड़ को पकड़ सकें और स्पाइन स्पेशलिस्ट के पास लेके आ सकें, ताकि उसका इलाज सेफली किया जा सके। तो आज जो मेरा मैसेज है सबके, सारे पेरेंट्स को, सारे टीचर्स को, सारे डॉक्टर्स जो बच्चों को मैनेज करते हैं, यही है कि अगर उनको किसी भी बच्चे में ये लगता है कि शोल्डर्स ऊंचे नीचे हैं, या एक तरफ कुबड़ निकला हुआ है, या जो अपनी कमर होती है वो इम्बैलेंस है, मतलब एक तरफ कमर बाहर निकली हुई है, एक तरफ अंदर जा रही है, हिप्स अनबैलेंस्ड हैं, तो ऐसे बच्चों को इमीडिएटली स्पाइन स्पेशलिस्ट के पास लेके आएँ ताकि उसकी सर्जरी कर सकें। दूसरा पॉइंट मैं एक और रखना चाह रहा हूँ कि 15 साल पहले ये सर्जरी हमारे यहाँ मोस्टली सिर्फ एम्स में होती थी, और एम्स में, मैं एम्स से हूँ, मुझे पता है वहाँ पे 2-2 साल का वेटिंग पीरियड था बच्चों के लिए। अब हमने सर्जरी आर्टिमिस में शुरू की ऑलमोस्ट 2011 में, और हम हर जो टेक्नोलॉजीज़ के लिए चाहिए होती है वो सारी लेके आए, और अब तक हम ऑलमोस्ट 1500 स्कोलियोसिस के केसेस कर चुके हैं पिछले, और ऑलमोस्ट 99% सक्सेस रेट के साथ।
और अब जो हमारा आर्टेमिस हॉस्पिटल है ये सेंटर ऑफ एक्सीलेंस बन गया स्कोलियोसिस के लिए, और हमारे पास ऑल ओवर द वर्ल्ड, फ्रॉम ऑल ओवर द वर्ल्ड स्कोलियोसिस के लिए पेशेंट्स आते हैं। अगर आप अब यहाँ पे भी देखेंगे तो डिफरेंट कंट्रीज से, अफ्रीकन कंट्रीज से, नाइजीरियन कंट्रीज, नाइजीरिया, इवन अरेबिक मिडल ईस्ट कंट्रीज, उज़्बेकिस्तान, तजाकिस्तान, ऑलमोस्ट आई वुड से ऑलमोस्ट 80 कंट्रीज से हमारे पास पेशेंट्स आते हैं स्कोलियोसिस सर्जरी के लिए। तो इसमें इंडिया इज बिकमिंग अ मेडिकल डेस्टिनेशन फॉर दिस कॉम्प्लेक्स सर्जरीज। थैंक यू। गुड मॉर्निंग एवरीवन। मैं डॉक्टर क्षेत्रपाल हूँ। मैं हॉस्पिटल के एडमिनिस्ट्रेशन से हूँ, ऑर्थोपेडिक सर्जन नहीं हूँ मैं ये बताना चाहूँगा, जैसे डॉक्टर साहब ने बताया, हमारे ऑर्थोपेडिक सर्जन की टीम ने बताया है, आज हम इंटरनेशनल स्कोलियोसिस अवेयरनेस डे का सेलिब्रेशन कर रहे हैं। तो इसका मतलब ये है, जैसे डॉक्टर साहब ने बताया है, हमारी जो स्पाइन है, जो रीढ़ की हड्डी है, उसकी एक नॉर्मल पोजीशन होती है। अगर वो नॉर्मल पोजीशन से डिविएशन होता है, हट जाती है, टेढ़ी हो जाती है, पीछे की तरफ झुक जाती है, ये बंदा सामने की तरफ झुक जाता है, हड्डी पीछे की तरफ जाती है, तो ये सब स्पाइनल डिफॉर्मिटीज होती हैं, जिसका करेक्शन बहुत ज़रूरी होता है। एक तो कॉस्मेटिक करेक्शन जैसे डॉक्टर साहब ने बताया कि बहुत इंपॉर्टेंट है। अगर स्पाइन आपकी टेढ़ी है तो आपको खुद को एक इन्फीरियरिटी कॉम्प्लेक्स लगेगा कि मेरी स्पाइन ठीक नहीं है, बाकी लोगों की तो ठीक है। आप एक किस्म से लोग इग्नोर करेंगे, आपको हो सकता है दैट पॉसिबिलिटी इज देयर। मैं इसका इलाज यही है कि सबसे जब डिस्कवर होता है कि ये स्पाइन डिफॉर्मिटी है, चाहे स्कोलियोसिस हो या कोई भी डिफॉर्मिटी है, जितना जल्दी करेक्शन हो सके उसका उतना अच्छा है, ताकि उसका टाइमली ट्रीटमेंट और उसका इलाज हो सके और जल्दी करेक्शन हो जाए। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट है, बिकॉज अगर करेक्शन टाइम से नहीं होगा तो इसकी बाकी एसोसिएटेड प्रॉब्लम्स आ जाते हैं, जैसे लंग के ऊपर प्रॉब्लम, सांस की प्रॉब्लम, चलने की प्रॉब्लम, ब्लडर की प्रॉब्लम, ये सब प्रॉब्लम्स एसोसिएटेड प्रॉब्लम्स हैं अगर स्पाइनल डिफॉर्मिटी टाइम से करेक्शन ना हो। तो हमारे हॉस्पिटल में हर किस्म का अरेंजमेंट है, डॉक्टर्स बेस्ट हैं, एम्स के क्वालिफाइड डॉक्टर्स हैं, फिर हमारे पास ओटी बेस्ट है, सब इक्विपमेंट्स अवेलेबल हैं, आईसीयू की केयर बहुत अच्छी होती है। इसके बाद फिजियोथेरेपी, वो भी फैसिलिटीज़ बिल्कुल वर्ल्ड क्लास फैसिलिटीज़ हैं हमारे पास। तो मतलब होलसम ट्रीटमेंट जिसको बोलते हैं स्कोलियोसिस का, स्पाइनल डिफॉर्मिटी का, हमारे हॉस्पिटल में संभव है। और इसके रिजल्ट्स अभी तक जो हैं बहुत ही अच्छे हैं, नंबर्स काफ़ी हुए हैं, रिजल्ट्स एक्सीलेंट हैं। तो पेशेंट्स हमारे पास डोमेस्टिक पेशेंट्स आते हैं, इंटरनेशनल पेशेंट्स आते हैं, बिकॉज उनको पता है ये सेंटर ऑफ एक्सीलेंस है। तो यहाँ पर हर किस्म का इलाज हो जाता है स्पाइनल डिफॉर्मिटी। यही मैसेज हम करते हैं। थैंक यू सर के बारे में मैं एक अच्छी चीज़ बताता हूँ, डॉक्टर क्षेत्रपाल की सर बड़े काइंडनेस दिखाते हैं उन लोगों को जिनके पास ब्लड जैसे पेशेंट आते हैं, ब्लड की ज़रूरत होती है, तो सर हमेशा हम लोगों की रिकमेंडेशन पे माफ़ करते हैं। ब्लड का मैं क्योंकि बात उठी है, तो ब्लड का हमारी तरफ से कभी कोई प्रॉब्लम नहीं रहा। जो भी पेशेंट एडमिट होता है, चाहे ऑर्थोपेडिक केस हो या कोई भी और प्रॉब्लम हो, सबसे पहले पेशेंट तकलीफ में आता है, उसको ब्लड चाहिए, प्लेटलेट्स चाहिए, कुछ और चाहिए, तो सब कुछ हम अपने बैंक से देते हैं, प्रोवाइड करते हैं। और जितनी क्वांटिटी चाहिए, जितने नंबर चाहिए, ताकि पेशेंट का ट्रीटमेंट ठीक हो सके। बाद में अगर कुछ हो सकता है, रिप्लेसमेंट करा सकते हैं तो ठीक है, नहीं हो सकता है तो वो भी ठीक है, बिकॉज हर कोई पेशेंट लोकल नहीं होता है, बाहर से भी पेशेंट आते हैं, कईयों को मजबूरी होती है, नहीं कर पाते हैं, कईयों को दूसरी प्रॉब्लम होती है कि बार बार उनको ब्लड चाहिए, वो कब तक अरेंज करेंगे डोनर्स का। तो वी आर देयर टू सपोर्ट एवरीवन फ्रॉम द टाइम द पेशेंट गेट्स एडमिटेड टिल द टाइम पेशेंट गेट्स डिस्चार्ज, एंड इवन देयर आफ्टर वी आर देयर टू प्रोवाइड ब्लड एट ऑल कॉस्ट विदाउट आस्किंग फॉर दैट। फेडरेशन की तरफ से मैं जसवीर सिंह छात्रा फेडरेशन का वाइस प्रेसिडेंट हूँ। तो मेरा आर्टेमिस के साथ कहूँ कि माई हार्ट इज विद आर्टेमिस। मैं जितने भी लोगों को यहाँ लेके आया हूँ, सबसे बेस्ट डॉक्टर, सबसे बेस्ट इंफ्रास्ट्रक्चर, सबसे बेस्ट केयर, और जो भी पेशेंट यहाँ से जाता है वो इतना खुश होकर जाता है कि हर जगह रिकमेंड करता है, क्योंकि आर्टेमिस NCR दिल्ली में वन ऑफ द बेस्ट हॉस्पिटल्स, नॉट ओनली हॉस्पिटल बट द मोस्ट स्किल्ड डॉक्टर्स एंड मोस्ट जैसे दिल से उनकी केयर करते हैं, तो पेशेंट 100% ठीक होके जाता है और कहता है कि वाह ठीक हो, आप आर्टेमिस में ही आए। सो 3 cheers टू आर्टेमिस फॉर एवरीथिंग। 10 से 15 साल की उम्र में हो सकता है, एडल्ट्स में भी हो सकता है, लेकिन जो सबसे कॉमन है वो एडोलसेंस ऑनसेट बोलते हैं हम। तो 10 से 15 साल की उम्र में होता है, क्योंकि
उसमें बच्चे में ग्रोथ स्क्वाड आता है। लड़कियों में आमतौर पे 10 से 12 साल और लड़कों में 12 से 14 साल। क्या ये फूड ठीक हो सकता है? हाँ जी, अगर इसको टाइमली हम पकड़ लेते हैं बिफोर इट अफेक्ट्स द लंग्स, हार्ट और हमारे जो एलिमेंट्री किनारे, जब तक उसको अफेक्ट नहीं करता है तो ये पूरी तरह ठीक हो जाता है। आर्टिमिस्ट हॉस्पिटल ने ऐसे कितने अभी तक मरीजों को ठीक किया? ऑलमोस्ट मैंने 2011 में यहाँ ज्वाइन किया था, तो पिछले हम 13 साल में ऑलमोस्ट 1500 मरीज कर चुके हैं। इसका क्या अनुमान है? खर्चा कितना आता होगा लोगों के बीच में? क्या आम लोग इसको करा सकते हैं? हाँ, इसका खर्चा देखो, इसका खर्चा एक्चुअली काफ़ी ज़्यादा आता है, लेकिन मैनेजमेंट में हमें काफ़ी सपोर्ट किया है, तो हम ये काफ़ी डिस्काउंटेड प्राइस पे करते हैं, क्योंकि ये मेजर सर्जरी होती हैं। हर सर्जरी लगभग 6 घंटे से लेकर 12 घंटे तक चलती है और ICU स्टे भी रहता है। इसमें ब्लड की भी जरूरत पड़ती है, इम्प्लांट्स बहुत ज़्यादा लगते हैं, तो हमने काफ़ी डोमेस्टिक इम्प्लांट्स भी बहुत अच्छे डेवलप किए हैं। तो उसके बाद भी 5 लाख से लेके 10 लाख तक खर्चा इसका आता है। और जो बच्चे नहीं अफोर्ड कर पाते, तो हमारे फ्रीज ऐसे हैं, तो वो काफ़ी ऑर्गेनाइजेशन से जुड़े हुए हैं, तो काफ़ी सोशल ऑर्गेनाइजेशन भी बच्चों की हेल्प करती हैं, जिसमें वो थोड़ा सपोर्ट करती हैं, थोड़ा फैमिली सपोर्ट करती है। तो उससे इस तरह से, क्योंकि हॉस्पिटल ने थोड़ा डिस्काउंट किया, थोड़ा मैनेजमेंट में हमें सपोर्ट मिला, थोड़ा कोई फेडरेशन होती हैं जो सपोर्ट करती हैं, सब मिला के हम काफ़ी बच्चों को ट्रीट कर पाते हैं। इसके कारण क्या क्या होते हैं? स्कोलियोसिस के 5 या 6 तरह की स्कोलियोसिस होती है। जो सबसे कॉमन होती है उसको हम बोलते हैं फेमिलियर जेनेटिक टाइप ऑफ स्कोलियोसिस, जिसमें मतलब कि जीन्स, जो बच्चे में इस तरह के जीन्स इकट्ठे हो जाते हैं कि उसमें स्कोलियोसिस मैनिफेस्ट करती है, तो इसको इडियोपैथिक स्कोलियोसिस बोला जाता है। मोस्टली यही होती है। दूसरा टाइप ऑफ स्कोलियोसिस है कंजेनिटल स्कोलियोसिस। कंजेनिटल स्कोलियोसिस होता है स्कोलियोसिस बाय बर्थ। उसमें क्या होता है, जब बच्चा अपने माँ के पेट में होता है, तो जो हमारे मन के होते हैं वो पूरी तरह से डेवलप नहीं होते। कुछ मन के आधे डेवलप होते हैं, जिसको हेमीवर्टेब्रा बोलते हैं। और जो आधे डेवलप होते हैं, जिस तरफ डेवलपमेंट होती है वो पार्ट ग्रो करता रहता है, जिस तरफ मन का नहीं बना वो नहीं करता, जिससे रीढ़ की हड्डी टेढ़ी होती रहती है। इसको कंजेनिटल स्कोलियोसिस कहा जाता है। और ये जेनेटिक नहीं होती, ये इसलिए होती है क्योंकि जब बच्चा अपने माँ के पेट में होता है, कोई ना कोई रिसल्ट हो जाती है, कोई ड्रग्स से या गिरने से इस तरह से हो जाता है। जो थर्ड टाइप ऑफ स्कोलियोसिस होता है उसको बोलते हैं न्यूरोमस्कुलर स्कोलियोसिस। जैसे जिनको मसल वीकनेस की वजह से स्कोलियोसिस हो जाता है, तो कुछ ऐसी डिजीजेज होती हैं, जैसे मस्कुलर डिस्ट्रॉफीज होती हैं, या पोलियो, जैसे पोलियो हमारे इंडिया में बड़ा कॉमन है। जिनको पोलियो होता है, तो पोलियो की वजह से एक तरफ के मसल स्ट्रॉन्ग होते हैं, एक तरफ के वीक होते हैं, उससे हो जाता है स्कोलियोसिस। चौथा कि सिंड्रोम्स होते हैं। सिंड्रोम्स का मतलब होता है कि डिजीज इकट्ठी हो जाती है, जैसे न्यूरोफाइब्रोसिस हो गया, तो उसमें भी स्कोलियोसिस देखने को मिलता है। और फिफ्थ टाइप ऑफ स्कोलियोसिस हम बोलते हैं डीजेनरेटिव स्कोलियोसिस। डीजेनरेटिव स्कोलियोसिस अडल्ट्स में देखा जाता है। जैसे हमें पता है सबको डिस्क की प्रॉब्लम होती है 40 साल के ऊपर जाके, तो जब डिस्क कई बार क्या होता है, एक तरफ ज़्यादा खराब होगी, एक तरफ कम खराब होगी, तो उसकी वजह से भी स्पाइन टेढ़ी होने लग जाती है, उसको डीजेनरेटिव स्कोलियोसिस कहा जाता है। तो स्कोलियोसिस हर तरह की उम्र में और कई कारणों से होता है, पर मोस्ट कॉमन इज जेनेटिक टाइप। जब आप ये स्पाइन सर्जरी कर रहे हैं, ऐसा कभी हुआ कि केस बिगड़ा होता है कि 100 में से 10 केस बिल्कुल आप लोग को प्रयास करते हैं, वो कौन से ऐसे केसेस होते हैं हाई रिस्क में जाने के बाद केस बिगड़ जाते हैं? देखो, जो अगर हम स्कोलियोसिस, देखो 2 चीज़ें, स्पाइन सर्जरी और स्कोलियोसिस सर्जरी। आज मैं स्कोलियोसिस सर्जरी की बात करूँगा। कोई भी केस कभी भी 100% हम नहीं कहते कि 100% सक्सेस रेट हो सकता है, तो किस तरह की कॉम्प्लिकेशन आ सकती है। स्कोलियोसिस में सबसे इम्पोर्टेंट है ब्लड लॉस बहुत होता है। तो जैसे डॉक्टर क्षेत्रपाल ने बताया कि मतलब ब्लड बैंक बहुत अच्छा, तो ब्लड की सपोर्ट बहुत अच्छी रहती है। तो आज तक ब्लड लॉस की वजह से हमारे कभी भी कोई प्रॉब्लम नहीं आई। ये जरूर हुआ है कि ब्लड लॉस ज़्यादा हुआ तो हमने ब्लड रिप्लेस किया और पेशेंट को ICU में कई दिन रखना पड़ा, 3 दिन 4 दिन रखना पड़ता है। दूसरा जो कॉमन कारण होता है वो इसमें कॉम्प्लिकेशन होती है, वो होती है पैरालिसिस, क्योंकि स्पाइन टेढ़ी है। जब हम उसको सीधा करते हैं, एक होता है स्क्रू डालते वक्त स्क्रू कलर जा सकता है, उसके लिए हमें हमारे पास एक तो न्यूरो मॉनिटरिंग है, तो जैसे हम स्क्रू डालते हैं तो इमीडिएटली हम चेक करते रहते हैं कि किस नस के पास तो नहीं है। दूसरा हमारे पास OM है, तो OM से हम देख लेते हैं कि सारे स्क्रू बोन में है, कहीं पे भी नहीं है, किसी नर्व के पास नहीं है, तो उसकी वजह से हमें कभी प्रॉब्लम नहीं आई। ये जरूर होता है कि स्क्रू को थोड़ा बहुत इधर हो गया तो हमें ठीक करना पड़े, लेकिन कभी पैरालिसिस या इस तरह की कोई दिक्कत नहीं है। थर्ड पैरालिसिस का कारण होता है कि जब हम रीढ़ की हड्डी टेढ़ी है उसको जब हम सीधा करते हैं, तो अंदर जो स्पाइनल कॉर्ड है वो भी सीधी होती है, तो उसको खींचने की वजह से पैरालिसिस हो सकता है। तो उसका अगेन जैसे मैंने बताया कि हम न्यूरो मॉनिटरिंग करते हैं, तो जब हम उसको सीधा करते हैं, ऐसा नहीं कि एकदम सीधा करते हैं, हम ग्रेजुअली करते हैं। थोड़ा सीधा किया, फिर हमने चेक किया भी सिग्नल्स ठीक है, मतलब हमारे जो नर्व्स हम ठीक काम कर रहे हैं, फिर उसको थोड़ा सीधा किया, उससे नर्व्स ठीक काम कर रही हैं। तो अगर हमें लगता है कि किसी टाइम पे सिग्नल जा रहे हैं, मतलब पैरालिसिस का रिस्क होता है, तो हम उसको उतना ही सीधा करते हैं। ऐसा नहीं कि अग्रेसिव होकर उसको हमें जरूरी सीधा करना ही करना है, क्योंकि सबसे इंपॉर्टेंट है कि पेशेंट के पैर चलने चाहिए। तो आज तक हमारे पास
कॉम्प्लिकेशन हमेशा रिस्क रहता है पैरालिसिस का। टच वुड ये ऊपर वाले की मेहर है कि अभी तक हमारे यहाँ पैरालिसिस का कोई केस ऐसा नहीं हुआ। ये जरूर हुआ है कि हमने पेशेंट को पोजीशन किया, सीधा किया, सीधा किया। तो न्यूरोमॉनिटरिंग ऐसी टेक्नोलॉजी है जो हमें पहले ही बता देती है, तो हमें आज तक कोई पेशेंट को पैरालिसिस नहीं हुआ है। उसके अलावा छोटे मोटे रिस्क फैक्टर होते हैं, छोटे तो नहीं कह सकते, जैसे इन्फेक्शन हो सकते हैं। ये मेजर एक सर्जरी है, वो भी एक मेजर रिस्क फैक्टर है। इन्फेक्शन कैसा था कि इन्फेक्शन होते तो कभी हम जख्म खोल के उसको वॉश करना पड़ता है और उसके बाद उसको हम दोबारा टाँके लगाते हैं। तो इन्फेक्शन हमारे मेरे ख्याल से 3-4 केसेस को हुआ है, बट वो सारे वो भी ठीक हो गए। तो ऐसा भी अभी तक हमें कोई मेजर प्रॉब्लम नहीं आई है। लेकिन हमारे पास कॉम्प्लेक्स स्कोलियोसिस भी आते हैं क्योंकि निगलेक्टेड बीमारी है, तभी ये अवेयरनेस मंथ और अवेयरनेस डे मनाया जाता है। तो क्योंकि लोग डरते हैं, तो हमारे पास अगर हम 60-70 डिग्री पे स्कोलियोसिस सर्जरी करते हैं तो बहुत वो एक कहते हैं कि बहुत ईजी होती है। लेकिन हमारे पास 120 डिग्री 130 डिग्री पे भी आते हैं, उसमें डेफिनेटली पैरालिसिस और ब्लड लॉस और ICU ये और डेथ, इवन डेथ, ये रिस्क रहते हैं। और इसीलिए ये अवेयरनेस बहुत ज़रूरी है कि स्कोलियोसिस को हम 100 डिग्री 110 डिग्री 120 डिग्री तक पहुँचने ना दें, उसको हम 80 डिग्री से नीचे ही ऑपरेट करते हैं। मेरा नाम रितेश सिंह चौधरी है, मैं झारखंड बोकारो से बोल रहा हूँ। मेरी स्कोलियोसिस मतलब मेरी डेट टेढ़ी हो गई थी, जो मैं यूट्यूब में देखे डॉक्टर हिमांशु त्यागी को, तो दिल्ली आर्टिमिस हॉस्पिटल गुड़गांव, तो यूट्यूब में देख के आए हैं यहाँ। और स्कोलियोसिस मेरा एकदम बिल्कुल सीधी हो गई, ऑपरेशन हुआ, सर्जरी थोड़ी बहुत एकदम बिल्कुल अभी सीधे हैं और फिट भी हो गए हैं। किस उम्र में हुई थी आपकी ये? स्पाइन सर्जरी में मेरे 13 साल में हुई। स्टार्टिंग लक्षण क्या था? क्या मैम? स्टार्टिंग में लक्षण क्या था इसका? स्टार्टिंग लक्षण लक्षण क्या थे? कैसे पता चला कि आपको ये प्रॉब्लम हो रहा है? हमको पता चला, मेरे दादाजी बोले थे कि थोड़ा पेट टेढ़ा लग रहा है। किस तरह के आर्टिमिस्ट हॉस्पिटल ने आपका इलाज किया है, आप संतुष्ट हैं? यस आप अभी जो आप चाहते थे वो आपका उपचार हो चुका है? कोई ज़्यादा खर्चा ऐसा कुछ आया हो? डॉक्टरों का भरपूर सहयोग रहा। क्या नाम है आपका? मेरा नाम पिंटू है, हम मेरठ उत्तर प्रदेश से हैं। अक्षिता त्यागी है। तो इसको जब ये 6-7 साल की थी तो ये गिर गई थी। गिरने पे इसको थोड़ा सा ऐसा लगने लगा देखने में कि इसका एक तरह को टेढ़ा हो गया है। तो वही सब चलता रहा 2-3 साल तक। थोड़ा और ज़्यादा लगने लगा, वो पैर में भी इसको आने लगा। तो फिर हमने वहीं पे डॉक्टर को दिखाया मेरठ में ही। उन्होंने बताया कि इसकी जो हड्डी है ये टेढ़ी हो गई है और ये जब 14 साल की हो जाएगी इसकी तब सर्जरी होगी। तो ऐसी टाइम बीतता गया, ये 10-11 साल की होगी तो इसको फिर ये इसकी रीढ़ में भी दिखने लगा, वो एक तरफ को टेढ़ा होने लगा ऊपर की तरफ। तो फिर हमने दोबारा डॉक्टर को दिखाया हमें मेरठ में ही। तो उन्होंने बोला कि अभी इसको बात करी कि पैर में दर्द है, ये है, वो है, सारी चीज़ें डायग्नोस किया कि अभी कोई दिक्कत नहीं है, अभी ऐसी रहने दो, अभी 14 साल की जब ये हो जाएगी तब इसका ऑपरेशन होगा। लेकिन इसको प्रॉब्लम होने लगी थी, इसको चलने में भी होने लगी थी और इसको झुकने में, इसको ये सीधी लेट भी नहीं पाती थी क्योंकि कर्व जो है वो पड़ गया था बहुत ज़्यादा। तो फिर हम एक डॉक्टर और थे उनको मिले, तो उन्होंने फिर MRI कराया। उन्होंने बताया फिर कि भाई ये स्कोलाइसिस होता है और सारी चीज़ें बताई, उन्होंने एक्सप्लेन किया। तो उन्होंने बोला कि आप एम्स में चले जाओ। फिर हम एम्स में गए और सुबह ही पहुँच गए 6 बजे। पूरा दिन शाम तक ऐसे ही बिताया वहाँ पर। नंबर आया हमारा 3 बजे। फिर उन्होंने देखा, डायग्नोस किया, उन्होंने फिर जाँचें वगैरह लिख दी। तो कहा कि आप जो है 1 महीने बाद फिर आना। तो फिर हम जब शाम को वापस आए तो हम सर्च कर रहे थे इसके बारे में, क्या कैसा होता है। उसी दिन पता चला था सारी चीज़ें वहाँ पे जाकर। तो हमें डॉक्टर हिमांशु त्यागी और डॉक्टर हितेश गर्ग का एक इंटरव्यू आया था, इसी तरह का कोई प्रोग्राम था। तो वहाँ पे हमने सुना, देखा, तो फिर थोड़ा सा लगा कि भाई नॉलेज हुई इसके बारे में। फिर हमने डॉक्टर साहब से अपॉइंटमेंट लिया, डॉक्टर साहब से मिले। लेकिन उससे पहले ही हमें बहुत सारी चीज़ें थी कि भाई ऑपरेशन की बात जब आती थी तो कहते थे कि भाई स्पाइन को तो छेड़ना ही नहीं चाहिए। ये समझ लो कि अगर स्पाइन को छेड़ दिया तो बस ज़िंदगी खराब ही है, तो बेकार हो जाएगा, सही से काम ही नहीं करेगा। लेकिन डॉक्टर साहब ने बताया कि अगर इसे नहीं करोगे तो भी इसकी ज़िंदगी खराब ही है, क्योंकि इसको ब्रीदिंग में भी दिक्कत आ रही थी, सांस लेने में भी इसको दिक्कत आ रही थी। फिर
फिर ऐसे ही कर करा के जो है डॉक्टर साहब ने भी बताया, खर्चा बताया, क्योंकि अभी गांव में थे, हम गांव में रहते हैं तो फाइनेंशियली भी इतना वो नहीं था कि भाई 5-6 लाख रुपए खर्चे के लिए। तो डॉक्टर साहब ने बोला कि नहीं चलो करेंगे हम जितना भी हमसे सपोर्ट हो पाएगा। तो इस तरह से पिछले साल 28 जून को इसका ऑपरेशन हुआ था। ऑपरेशन भी सुबह से लेकर के 8 बजे ले गए थे और शाम को ख्याल से 3-4 बजे के बाद इतनी लंबी सर्जरी चली। तो डर तो था ही बहुत ज़्यादा, लेकिन उसके बाद में फिर तीसरे दिन ही इन्होंने जो है बैठ इसको खड़ा कर दिया, इसको चला भी दिया था। 5 दिन के बाद हमारी छुट्टी हो गई थी, लेकिन उसके बाद भी इसको 20-25 दिन तक बहुत ज़्यादा दिक्कत रही। कभी इस पैर में दर्द है, कभी उधर कंधे में दर्द है, पूरा बॉडी में दर्द रहा इसको। लेकिन 1 महीने के बाद फिर ऐसा समझो कि वो दर्द पता नहीं छूमंतर हो गया, कहाँ चला गया था। जैसे हम हर महीने विजिट होती थी डॉक्टर साहब के यहाँ, तो 6 महीने के बाद तो बिल्कुल फिट हो गई है। और सभी बड़ा सरप्राइज रहते हैं, क्योंकि गांव में तो खासकर कोई जानता भी नहीं है ऐसी चीज़ों को, तो कि भाई पता नहीं कहाँ कराया तुमने ये, इसका ऑपरेशन कैसे हो गया ये, कि बिल्कुल मतलब कई तो पढ़े लिखे लोगों को बताते हैं कि भाई ये तो डॉक्टरी क्या इंजीनियरिंग है, कि डॉक्टरी तो चलो ठीक है जो भी है, लेकिन इंजीनियर है तो इसको टेढ़ा मेढ़ा था उनको सीधा करते हैं। क्योंकि हम उसको दिखाते हैं ना, एक्सरे दिखाते हैं तो उसमें ऐसे वो लहरें से ले रही है उसकी स्पाइन और वो सीधी होगी। तो बड़ा अच्छा एक्सपीरियंस रहा, मतलब बड़ा सरप्राइजिंग रहा हमारे लिए। बिल्कुल ठीक है, अब तो ये डॉक्टर साहब ने अलाउ कर दिया था कि भाई अब स्कूल भी जाने लगो, बैठना खेलना। गाँव में तो क्या है ना, बच्चे बहुत ज़्यादा एक्टिव रहते हैं, तो खेलना कूदना सब कुछ करती है। उसको झुकना भी थोड़ा सा अलाउ कर दिया, सारी चीज़ें। मतलब इसको अब ऐसा नहीं लग रहा कि भाई इसका कोई ऑपरेशन हुआ है, इसकी रीढ़ जो है टेढ़ी, ये पोजीशन है आज। तो बहुत अच्छा एक्सपीरियंस रहा, हॉस्पिटल का भी बड़ा अच्छा सपोर्टिव नेचर सभी का रहा, तो 100% सेटिस्फैक्शन।